सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते वार के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर ने सर उठा लिया। एनसीओसी का कहना है कि 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज में कराची की मस्बत शरह 2 से 6% तक पहुंच गई। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ। इजलास में लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया गया। एनसीओसी का कहना है कि 5वीं लहर से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासलों को यकीनी बनाएं। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं, सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर के ज़ेर सदारत आज एनसीओसी का अहम इजलास जो है वो बुलाया गया। इजलास में वबा की बदलती सूरत हाल, कौमी वैक्सीनेशन मुहिम और बीमारी के फैलाव का भी जायजा लिया गया। और इजलास में ये भी कहा गया कि कोरोना वायरस की 5वीं लहर जो ओमिक्रॉन है वो तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता 3 रोज में कराची के मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 2 से 6% तक पहुंच गई है। और जबकि 5वीं लहर से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासलों को यकीनी बनाएं। एनसीओसी के आज के इजलास में ये भी कहा गया कि इजलास में अजला के मुताबिक वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो भी हो रही है। और आज के इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर और एनसीओसी जफर इकबाल समेत वफाकी वजीर अयूब और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी शिरकत की। और आज के इजलास में ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से भी ब्रीफिंग जो है वो दी गई। जी सबा बजीर, ये भी बताइएगा क्योंकि जो ओमिक्रॉन है वो तेज़ी से फैल रहा है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कोई पाबंदियों के हवाले से भी प्लान बनाया गया है? इस हवाले से कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, मुल्क में ओमिक्रॉन जो है वो तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस हवाले से अभी तक पाबंदियों के हवाले से कोई भी एनसीओसी के हवाले से कोई एग्जाम जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन एनसीओसी के आज के इजलास में भी यही कहा गया है कि ओमिक्रॉन जो है वो तेजी से फैल रहा है। लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें और मास्क पहने और समाजी फासलों को यकीनी बनाएं। और आज के इजलास में ये भी बताया गया कि ओमिक्रॉन जो है उन लोगों में तेजी से फैल रहा है जिन्होंने वैक्सीनेशन या तो करवाई ही नहीं है या उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं है, तो उन लोगों में तेजी से ओमिक्रॉन जो है वो फैल रहा है। ठीक है सबा बजीर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की बात करें तो यहाँ ओमिक्रॉन के मजीद 10 केसेस सामने आ गए हैं। कराची में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 54 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस ज़िला वस्ती और गरबी में रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहाँ पर ओमिक्रॉन के मजीद 10 केसेस सामने आ गए हैं। कराची में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद अब 54 हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस ज़िला वस्ती और गरबी में रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मज़ीद 10 केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। कराची में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीज़ों की तादाद अब 54 हो गई है। और सबसे ज़्यादा केसेस की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला वस्ती और ज़िला गरबी में रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से ऐसा बताया गया है। कराची में दिन ब दिन ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जो हैं इससे मुतासर हुए थे। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा मज़ीद केसेस सामने आ रहे हैं ओमिक्रॉन की कराची में? जी बिल्कुल, इस हवाले से पहले भी तिब्बी माहिरीन जो है वो कराची के शहरियों को मशवरा देते रहे थे कि समाजी फासले बरकरार रखे जाएँ, इसी तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया जाए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। ताहम अब सूरत हाल ऐसी है कि 24 घंटों के दौरान मजीद 10 केसेस ओमिक्रॉन के सामने आ गए, जिसके बाद जो मुतासरा मरीज हैं उनकी तादाद 54 तक पहुँच चुकी है। जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए इनके अंदर ज़िला बस्ती और ज़िला गरबी शामिल हैं। जबकि ईस्ट के अंदर हमने देखा था कि एक ही फैमिली के अंदर जो 7 केसेस रिपोर्ट हुए थे, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया था डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। और अब सूरत हाल ऐसी है कि जो केसेस हैं उनकी तादाद के अंदर मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से भी जो है वो ऐलान किया गया था कि मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से पहले इंतजाम किए गए थे कोरोना के हवाले से, इसी तरीके से मजीद जो इंतजाम थे वो किए जाए। ताहम तिब्बी माहिरीन ने फिर जोर दिया है कराची के शहरियों के ऊपर कि
एहतियात का मुजाहरा किया जाए, मास्क का लाजमी इस्तेमाल किया जाए और जो समाजी फासले उनको लाजमन बरकरार रखा जाए। समाजी फासले को लाजमन बरकरार रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इरफान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हेड ऑफ पल्मोनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट गुलाब देवी अस्पताल प्रोफेसर ज़हीर अख्तर का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। इससे बचने का वाहिद हल वैक्सीन लगाना ही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अजमत आवान से, जो कि इस वक्त प्रोफेसर ज़हीर अख्तर के साथ ही मौजूद हैं। जी अजमत, बताइएगा। कोरोना की जो 5वीं लहर है वो शहर लाहौर में शिद्दत इख्तियार करने लगी है, क्योंकि कोरोना के केसेस के साथ साथ जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद जो 33 केसेस हैं वो सामने आए हैं, जिससे जो टोटल तादाद है मजमूई तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की वो 77 तक जा पहुँची है। इसके अलावा जो कोरोना की मस्बत शरह है वो भी आज शहर लाहौर में 3.8 रिकॉर्ड की गई है। और आज इस कोरोना की सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर ज़हीर अख्तर। ये है कि ये चौथी वेव या जो चौथी लहर इस वक्त चल रही है ना जी ओमिक्रॉन की, ये डेल्टा वेरिएंट जो पिछली 3rd लेयर में था उससे इस हिसाब से मुख्तलिफ है। जब भी हम वायरसेस का मुकाबला करते हैं 3-4 चीज़ें देखते हैं। उसका डबलिंग टाइम, उसका था 4 दिन और इसका है 2 दिन, कि 2 दिनों में डबल हो जाता है। उसके बाद है कि ये एक से दूसरे में कितनी जल्दी लगता है, इसकी जो ट्रांसमिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा ये है कि इसकी जो री इन्फेक्शन रेट है वो भी निस्बतन उसकी निस्बत ज़्यादा है, तेजी से फैल रहा है, ये हमें पता लग गया है। एहतियात हमने वही करनी है जो हमने पहली लेयर में की थी, जो दूसरी वेव में की थी और जो तीसरी वेव में। इसमें ज़्यादा एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि ये फैल बहुत तेज़ी से रहा। जिन जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है, और अब तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है कि वो बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं, उनके अंदर ये कोरोना हो भी जाए तो उसमें सीवियरिटी बहुत कम होती है और आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा वैक्सीनेट करवाए, और अगर सारे पाकिस्तान की 70-80% पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेशन करवा लेगी तो फिर कोरोना जो वो खुद ब खुद ना होने के बराबर हो जाए। जी बिल्कुल। अब शहरियों के लिए एक खुशखबरी प्रोफेसर ज़हीर अख्तर ने यही दे दी, अगर तमाम लोग कोरोना की दोनों डोज लगवा लें और हमारी जो टोटल पाकिस्तान की आबादी अगर 70% तक वैक्सीनेट होगी तो हम काफ़ी हद तक जो कोरोना की जो इस लहर को भी और कोरोना को भी हम मात दे सकते हैं। तो इसलिए शहरियों से उन्होंने डॉक्टर साहब ने यही दरख्वास्त की है कि वैक्सीन लगवाएं और SOPs पर अमल दरामद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम आरिफ गुल को हब्से बेजा में रखने से मुतल्लिक केस पर समाअत हुई। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम आरिफ गुल को पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिम को पेश करना मुश्किल है, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आरिफ गुल को आज पेश ना किया गया तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम आरिफ गुल को हब्से बेजा में रखने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम आरिफ गुल को हब्से बेजा में रखने से मुतल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दरमियान गर्मा गर्म मुकालमा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिम आरिफ गुल को पेश न करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि क्या पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि आरिफ गुल की शहरियत का इशू 2019 से अब तक हल क्यों नहीं हुआ। हुकूमत के दफातर में करप्शन है तो अदालत क्या करे। एडवोकेट जनरल KP ने अदालत को बताया कि आरिफ गुल ने अफगान बॉर्डर एरिया के करीब फौजी कैंप पर हमला किया। हिरासती मरकज में आरिफ गुल की काउंसलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। जस्टिस जवाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि जिस कानून के तहत आरिफ गुल को हिरासती मरकज में रखा गया वो अब काबिल अमल है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल KP ने मोहलत तलब कर ली। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के पास डिफेंस की मशीनरी को भी बुलाने का इख्तियार है और अगर आरिफ गुल को पेश न किया तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। गैस बहरान के हवाले से आपको बताएं, कराची में गैस बहरान ने शहरियों के नाक में दम कर रखा है, तो वहीं चाय के होटल भी गैस बहरान का शिकार हैं। शहरियों की मुश्किलात बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसीम इफ्तिखार। बसीम, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को। जी, जैसे कि कराची में मौसम सर्द हो गया और मौसम सर्द होते के साथ ही कराची में गैस का बहरान भी संगीन हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें नॉर्थ इस्लामाबाद, नाज़िमाबाद, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी, डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाके और इससे जो मुतसिल इलाके हैं वहाँ पर ये सूरत हाल है कि गैस की शदीद किल्लत की वजह से ना सिर्फ शहरी परेशान हैं बल्कि जो होटल्स हैं और चाय खाने हैं, चाय के होटल्स हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। मैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं होटल के मालिक, इनसे जानते हैं कि सर हमने तो सिलेंडर रखा है, बहुत परेशानी है कि ये सिलेंडर रखा है, गैस नहीं आ रहा है, गैस में बड़ा मुसीबत होता है। सिलेंडर में सब डरते हैं, कस्टमर सिलेंडर से डरता है, खुदा न खास्ता पट हो जाए फिर सब डरते हैं मर जाएगा। ये पराठे नहीं बन रहा है, शोर कर रहे हैं कस्टमर,
ये चाय जो बना रहा है ये भी थोड़ा लेट हो जाता है तो कस्टमर शोर करता है। ताख़ीर से चाय और पराठा मिलने की वजह से इनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। इनका ये कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर गैस के बहरान को हल करे, गैस फराहम करे ताकि इनके कारोबार सही तरीके से चल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नवाबपुरा में गैस का बहरान जारी है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी इलाके में गैस बहाली ना हो सकी, जबकि इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। 2 महीने से गैस ना आने पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इसी अहम मसले के बारे में मजीद बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा माहिदा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। माहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं नवाबपुरा बिलाल चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इलाका मकीन है खासी मुश्किलात का सामना है। उनको सुबह से लेकर शाम तक गैस नहीं आती। बिल जो है वो हर महीने जो है हज़ारों की तादाद में आ जाते हैं। यहाँ के इलाका मकीन को जो है खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन जो है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे बताइएगा, सुबह से लेकर शाम तक गैस नहीं आती, ये एक रूटीन बन गई है क्या? यहाँ के इलाका मकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मियों में भी हालात यही हैं कि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। हमें घर में नाश्ता बनाने के लिए गैस नाम की कोई चीज़ हमारे घरों में मौजूद नहीं है, और अगर किसी वक्त घर में खाना बनाना भी हो तो हमें सिलेंडर बनवाने पड़ते हैं जो कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारे इन मसाइल को हल किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ के इलाका मकीन जो है शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बिल जो है वो महीने में जो है हज़ारों की तादाद में आते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। 2-2 महीने से इनके घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़े हुए हैं। गैस जो है वो बिल्कुल आने का नाम नहीं लेती, जिसकी वजह से इनको यहाँ के इलाका मकीन जो है उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका मादा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस्तीफे को बतौर हथियार इस्तेमाल करना या ना करना मेरी सोच नहीं बल्कि PDM की इज्तिमाई सोच थी। अब भी इज्तिमाई सोच के तहत फैसले होते हैं। इजलासों में अब मारूजी सूरत हाल को सामने रख कर तज्जिया किया जाता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद बलोच, बताइएगा मजीद क्या कहना है सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का? जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साथ मेरी बातचीत हुई है तो उनको कहना था कि बिलावल के बात वक्त की राजनीति और इजलास में अब मारूजी सूरत हाल को सामने रखकर तजिया किया जाता है। PDM नई सूरत हाल में अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। इस्तीफे तो एक हथियार है, कब इस्तेमाल करने हैं या इससे मुअस्सर कोई दूसरा इख्तियार भी इस्तेमाल करना है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि ये मेरी राय नहीं बल्कि पहले भी PDM की इज्तिमाई सोच थी और अब भी इज्तिमाई सोच के तहत ही PDM में फैसले होने जा रहे हैं। मीडिया तो सिर्फ मजे लेता है और रोजमर्रा की बदलती सूरत हाल का ना जिम्मेदार है और ना ही इनको कोई इदराक है। उन्होंने कहा कि PDM इज्तिमाई तौर पर मौजूदा और सूरत हाल को देख कर फैसले करने जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सड़कों पर एहतजाज करके बल्दियाती कानून में तब्दीली नहीं कराई जा सकती। बल्दियाती कानून में तब्दीली का प्लेटफॉर्म असम्बली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी का कहना था कि PTI सिंध के नए सदर रही सही पार्टी का जनाजा भी निकाल देंगे। गलियों में, सड़कों पे एहतजाज करके अब कानून में तरमीम नहीं करा सकते। जो फोरम है कानून को तब्दील करने का वो असम्बली का फोरम है। एक और साहब सिंध के नए सदर बने। जिस दिन मुझे पता चला कि उन साहब को PTI सिंध का सदर बनाया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता था कि जो PTI थोड़ी बहुत रह गई है उसका भी कहते हैं कि जी जो अगली हुकूमत है वो PTI की होगी। पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। अभी कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, जो हशर इनका हुआ है वो आपके सामने है। खबर देंगे आपको, इस्लामाबाद में रेहाम खान की गाड़ी को नामालूम अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश की गई। वाकया IJP रोड पर पेश आया। रेहाम खान को उनकी रिहाइशगाह ड्रॉप करने के बाद ड्राइवर और पर्सनल सेक्रेटरी गाड़ी में मौजूद थे, ताहम रेहाम खान गाड़ी में मौजूद नहीं थी। इस्लामाबाद में रेहाम खान की गाड़ी को नामालूम अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश की गई, ताहम उस वक्त रेहाम खान गाड़ी में मौजूद नहीं थी। ये वाक़या पेश आया है IJP रोड पर। रेहाम खान को उनकी रिहाइशगाह पर ड्रॉप करने के बाद गाड़ी में ड्राइवर और उनके पर्सनल सेक्रेटरी मौजूद थे। रेहाम खान उस गाड़ी में मौजूद नहीं थी जब नामालूम अफराद की जानिब से गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई और ये वाक़या पेश आया है IJP रोड पर। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर रेहाम खान की गाड़ी को IJP रोड पर नामालूम अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश की गई। उस वक्त रेहाम खान गाड़ी में
मौजूद नहीं थी। उन्हें उनकी रिहाइशगाह पर ड्रॉप कर दिया गया था। गाड़ी में उनके ड्राइवर और पर्सनल सेक्रेटरी मौजूद थे। उस्मान जावेद से तफसीलात जानते हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा ये क्या मामला पेश आया है? देखेंगे, रेहाम खान की गाड़ी को नामालूम अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश की और पुलिस जराये का कहना है कि वाकया IGP रोड इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में पेश आया। रेहाम खान को उनकी रिहाइशगाह पर ड्रॉप करने के बाद ड्राइवर और पर्सनल सेक्रेटरी गाड़ी में मौजूद थे और पर्सनल सेक्रेटरी के हवाले से कहना है कि रेहाम खान गाड़ी में मौजूद नहीं थी। रेहाम खान हरीपुर से इस्लामाबाद पहुंची थी कि उन्हीं की रिहाइशगाह पर ड्रॉप करके ड्राइवर और पर्सनल सेक्रेटरी वापस आ रहे थे और पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाकई की तहकीकात कर रहे हैं और पर्सनल सेक्रेटरी का कहना है कि वाकई की तहकीकात और सिक्योरिटी के हसूल के लिए दरखास्त थाना शम्स कॉलोनी में जमा करवा दी गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जबकि लाहौर से स्मोक के बादल छट ना सके, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदा कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर पर जो है वो स्मोक के साए गहरे होते चले जा रहे हैं। लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 267 है। शहरियों को इसलिए बार बार ताकीद की जा रही है कि घरों से निकलते वक्त जो है वो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासब 80% और हवा की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर में तेज़ बारिशें जो है वो दाखिल होने वाली हैं, जिसके बाद जो है सर्दी मज़ीद बढ़ेगी। ठिठुरती सर्दी का आगाज़ होगा। शहरी जो है वो इस बात को यकीनी बनाएं कि गर्म अलबुसात ज़ेबतन करें, क्योंकि शहरी जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर्दियाँ आएँ, बारिश हो, मज़ीद सर्दी बढ़े और शहरी जो हैं वो इस सर्दी को खूब इंजॉय करें। इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ जो है वो एहतियाती तदाबीर को जो है वो भी ज़ेरे गौर लाएँ और एहतियाती का भी ख़ास ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध में सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल्स खुल गए। निजी और सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। कोरोना SOPs की पाबंदी लाजमी करना होगी। मौजें खत्म हुई, स्कूल खुल गए। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल गए। निजी और सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है, जिसके बायस स्कूल्स में हाजिरी भी कम है। हैदराबाद में भी मौसम सरमा की तातीलात के बाद तदरीसी अमल का आगाज हो गया। सरकारी स्कूल्स में हाजिरी ना होने के बराबर है, जबकि निजी स्कूल्स में हाजिरी 70% है। सखर में भी सरकारी और निजी स्कूल्स में तदरीसी अमल दोबारा शुरू हो गया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से 10 रोज के लिए मौसम सरमा की तातीलात दी गई थी। महंगाई के हवाले से आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में नए टैक्सों के नफाज पर इम्पोर्ट शुदा अशिया फरोख्त करने वाले ताजिर परेशान हैं। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद रफीक जदून का कहना है कि मिनी बजट से महंगाई की नई लहर आएगी, जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो कि इस वक्त रफीक जदून के हमराही मौजूद हैं। भी बताएगा। अच्छा, बिल्कुल, देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मिनी बजट जो है वो पेश किया गया, जिसमें तमाम तरी अशिया के हवाले से अगर बात करें, बिलखुसूस इम्पोर्ट शुदा आइटम्स के हवाले से अगर बात करें तो 17% जो GST लगा दिया गया है, जो GST का लागू किया गया है। उसके बाद आइंदा की क्या सूरत हाल रहेगी, क्या जो है महंगाई का इम्पैक्ट आएगा, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ओल्ड सिटी एरिया ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं रफ़ीक जदून साहब मौजूद हैं। जो बजट मिनी बजट जो आया पाकिस्तान में, अब हमसे जीने का हक छीन लिया गया है। कोई भी ऐसी अशिया नहीं है जिसे हम अफोर्ड कर सकें, जिसे हम ख़रीद सकें, कि हमारा कारोबार 5 से 10% रह गया है। उसकी वजह यह कि कोई आदमी ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसमें इतने ज़्यादा पहले महंगाई थी और टैक्सेस से आज मज़ीद इसके ऊपर 17% टैक्स लग गया है। अब पाकिस्तान में मैं तो ये समझता हूँ कि अब हमारे पास जीने का कोई हक नहीं है। जी बिल्कुल, रफ़ीक जदून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि एक तो पहले ही महंगाई की वजह से ना सिर्फ कारोबारी तबका मुतासर है, बल्कि आम आदमी जो है बुरी तरह मुतासर रहा। और अब ये जो मिनी बजट पेश किया गया है, उसके बाद जब 17% GST हर चीज़ पर लागू होगा तो मज़ीद महंगाई का तूफ़ान है, जो कि ना सिर्फ एक आम आदमी को मुतासर करेगा, बल्कि कारोबार जो पहले ही 10 से 15% रह चुका है वो मज़ीद तबाही की तरफ चला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबीब, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर में सर्दी बढ़ते ही गर्म मसालों की कीमतों को भी आग लग गई है।
12 मसालों की कीमतों में 1200 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा हो गया है। काली मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, दारचीनी और दीगर मसाले महंगे हो गए। गरीब के लिए कोरमा, बिरयानी और पुरतकल्लुफ़ खाने ख्वाब हो गए। तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में 1200 रुपये किलो तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए मसाला जात खरीदना एक ख्वाब बन के रह गया। इसी वजह से हम बात करेंगे शहरियों से। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। मसाला जात की कीमत जो है वो आधा धुंध एकदम बढ़ गई है। उसके अलावा आटा, दाल, चीनी, घी, सब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल की आज 4 रुपये तकरीबन कीमत बढ़ चुकी है। जब घर से बजट बनाकर आते हैं बाज़ार में अपना सौदा सल्फ घर का लेने, तो वो बजट हमारा पूरा नहीं होता। दुकानदार से भी बात करेंगे। 1200 नहीं, मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर हो गया हर चीज़ में। काली मिर्च देख ले, पहले 800 रुपये किलो थी, 1400 रुपये किलो होगी। जीरा 400 रुपये किलो था, 700 रुपये किलो हो गया। हर चीज़ का डबल रेट हो गया। हम गाहक आता है हमारे पास सौदा लेने, वो परेशान हो जाता है। वो बजट लेके तो 6000 का बिल बनता 8000 का। जी, दुकानदार खुद परेशान है। उनका कहना है कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि उनका गुजारा जो है मुश्किल हो चुका है और घर का खर्च भी चलाना जो है इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।